वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है 1:1000 होना चाहिए, लेकिन इंडिया का करंट सिनेरियो जो है 1:8 मतलब 8 से 11 है। तो हाँ, इसका मतलब क्या कि आगे चल के कभी ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर्स के भी हालात पूरा इंजीनियर ऐसा हो जाए। एमबीबीएस सच में एक वैल्यूएबल कोर्स है। अगर तुम सच में चाहते हो, दिल से चाहते हो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तभी एमबीबीएस कोर्स में आओ। बस एक पैसा इनकम करने के लिए या फिर फैमिली मेंबर्स को दिखाने के लिए या फिर दोस्त डॉक्टर बनना है, इसलिए यहाँ पे मत आओ। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम एमबीबीएस कर लोगे तो तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा, और अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा लाइफ बहुत खराब होगा। क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद, प्लेन एमबीबीएस डिग्री के बाद तुम्हें डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलेगा। बल्कि जो जेएनएम कॉलेज है, वहाँ पे फाइनल ईयर के नॉलेज भैया कुछ दिन पहले एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बोस एंड द ब्रेन। आज की इस वीडियो में हम लोग नीट एग्जामिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स के बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे, जो हर नीट एस्पिरेंट और उनके पेरेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप अपने मम्मी पापा को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको ये पता चले कि नीट प्रिपरेशन के दौरान उनके बच्चे को कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आज इन्हीं टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ है मेरे बहुत ही एक प्यारे दोस्त अजय। हेलो एवरीवन। अजय डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट है और उनका एकेडमिक करियर भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एकेडमिक करियर के पास उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अजय एक नीट एस्पिरेंट रह चुके हैं और नीट जर्नी को वो बहुत ही करीब से जानते हैं। आज की इस वीडियो में अजय एक पॉडकास्टर है जो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं उसके जवाब दे रहा हूँगा। तो अजय, पॉडकास्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉडकास्ट के बाद सबको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छा कंटेंट है। तो चलिए बिना समय बर्बाद के हम पॉडकास्ट को शुरू करें। जी। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो इन दिस पॉडकास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्या नीट अब उतना वर्दी नहीं रह गया है जैसा पहले बताया जाता था या रील्स में दिखाया जाता है, या सच कुछ और है। डॉक्टर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्या बाद में जाके डॉक्टर्स के भी हालात इंजीनियर जैसा हो। हर साल नीट पेपर लीक के केसेस सामने आ रहे हैं, और जिसको संभालने के लिए एनटीए की तरफ से यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर ने ये बोला है कि 2027 सेशन से नीट को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए। तो इससे 24-25 लाख स्टूडेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अगर आप नीट देते हैं और आपको एमबीबीएस नहीं मिलती है, तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शन रहता है। तो क्या आप उन कोर्सेज से फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? क्या स्कोप है उनमें? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं सौमिक बोस, a medical student from Diamond Harbour Government Medical College. He is one of the most passionate student of our college, who is maintaining more than 70% in every year, which is not a cup of tea for everyone. If you want to stay ahead of the curve and never miss an episode like this, then please subscribe the channel. मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो, आपने भी नीट दिया होगा। नीट के बारे में आपके ख्याल क्या है? देखिए, नीट इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक है, और नीट में हर साल 22 से 25 लाख लोग बैठते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से काउंट होता है। और नीट देने के बाद आप जैसे एक डॉक्टर बन सकते हो, वैसे ही आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। आपके नाम के आगे एक डॉक्टर लग जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। लोग भगवान के बाद डॉक्टर को ही मानते हैं कि अगर कोई जान बचा सकता है तो वो डॉक्टर है। लेकिन बस डॉक्टर ही नहीं है, आप उसके साथ प्रोफेसर भी बन सकते हो, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, आप डेंटल कॉलेज में भी जा सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो नीट इसलिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि आप इसके थ्रू एक डॉक्टर बन सकते हो, और उसके साथ साथ आपके पास एक वाइड रेंज रहता है जिसके थ्रू आप अपने करियर को चूज कर सकते हो। नीट से बस एमबीबीएस ही मिल सकता है? नहीं, एमबीबीएस एक फेमस कोर्स ज़रूर है, तो लेकिन एमबीबीएस छोड़ के आपके पास 10 से 12 ऑप्शंस रहते हैं। वो कोर्सेज क्या क्या हैं जो नीट के बाद मिल सकते हैं? देखिए, एमबीबीएस का अगर मैं छोड़ भी दूँ तब भी आपके पास डेंटल, फिर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग तो है ही, तो ये सारे कोर्सेस आपके पास हैं। मतलब बहुत सारा ऑप्शन है। हाँ, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से कोर्स चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको एमबीबीएस ही करना है। इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एमबीबीएस को ही दिया जाएगा। हाँ, एमबीबीएस सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है क्योंकि 22 से 25 लाख लोग हर साल एमबीबीएस के लिए अपियर करते हैं। लेकिन इसमें से अगर आप देखोगे तो एक जनरल कैटेगरी के लिए अगर सीट चाहिए तो उसको 610 से ज़्यादा ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट
600 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रैंकिंग में तो एमबीबीएस आता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है बाकी कोर्सेज वैल्यूएबल है या नहीं है? ज़रूर वैल्यूएबल है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप मान लीजिए नीट कर रहे हैं, तो नीट देने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं, तो मिनिमम आपको 2 से 3 साल का ड्रॉप लग जाता है। लेकिन अगर आप 4, 5, 6, 7 इतना लंबा ड्रॉप ले रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा कि बस एमबीबीएस के ऊपर फोकस मत कीजिए। एमबीबी नीट देने के बाद आपके पास बाकी जितने भी ऑप्शंस मैंने अभी बोला, आप उन कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आप एक मेडिकल कॉलेज में हर साल देख सकते हो कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो दूसरे कोर्सेज में पढ़ते पढ़ते एमबीबीएस में क्वालिफाई करते हैं। और एमबीबीएस में एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे एमबीबीएस फिर एमडी फिर स्पेशलाइजेशन एक लंबा वक्त है। मतलब ये श्री राम जी के वनवास जैसा समय है। आपको लगभग 15 से 16 साल लग जाएगा अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। जहाँ पे अगर आप दूसरे कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ पे आप जल्दी खुद को स्टैब्लिश कर पाएंगे। जैसे कि पैरामेडिकल एक एग्जाम है जो नीट के सिलेबस के आसपास ही होता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहते हैं जैसे कि जनरल नॉलेज, मैथ। लेकिन एक लैब टेक्नीशियन, एक पैरामेडिकल स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है आजकल इंडिया में, क्योंकि इसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड भी रह सकते हो। आप जिस कोर्स को ड्रीम बना के पढ़ रहे थे उसके साथ आप कनेक्टेड भी रह सकते हो, और उसके साथ साथ आप अपने करियर में भी सेटल हो सकते हो। सब लोग करियर में सेटल होना चाहता है अभी। तो मेरे हिसाब से बस एमबीबीएस के पीछे फोकस ना करके, अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो बाकी कोर्सेज में जाइए, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो कोर्सेज के साथ एमबीबीएस को कीजिए। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। मतलब वैल्यूएबल है बाकी हाँ, कोर्सेज? बाकी कोर्सेज भी बहुत वैल्यूएबल है। इनमें से सबसे कॉम्पिटिटिव कौन सा है? सबसे कॉम्पिटिटिव ऑब्वियसली नीट आता है, क्योंकि 22 से 25 लाख लोग एग्जाम तो देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नंबर बस 65,000 है। और अगर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के बोलूँ तो 1.2 लाख के आसपास रहेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि किसी एक बच्चे को अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए तो उसको पहले 1% के अंदर आना होगा। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव। मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देखा था जिसमें था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेड जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है 1:1000 होना चाहिए, लेकिन इंडिया का करंट सिनेरियो जो है 1:811, मतलब 8 से 11 है। बढ़ रहा है। हाँ, तो मतलब इसका मतलब क्या कि आगे चल के कभी ऐसा हो सकता है डॉक्टर्स के भी हालात पूरा इंजीनियर से समझ जाए। एमबीबीएस सच में एक वैल्यूएबल कोर्स है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डॉक्टर्स की डिमांड खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि पिछले समय में क्या होता है कि एक एमबीबीएस करने के बाद आपको एक हाई सेटिस्फाइंग सैलरी मिल जाता था पहले, और आपको जल्दी जॉब लग जाता था। लेकिन आज के दिनों में वो नहीं होता। आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बात में। इसका कारण ये भी है कि लोग आजकल किसी को भी दिखाने से पहले स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ढूंढते हैं। ऊपर से अर्बन एरियाज में डॉक्टर का क्राउड बढ़ रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर साल प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इसी कारण डॉक्टर्स के नंबर्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, इसीलिए मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि रूरल एरियाज में डॉक्टर्स के नंबर्स कम हैं, क्रॉनिक डिजीज के एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं यही बोलूँगा कि डॉक्टर्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। लाइफ आपका बहुत हेक्टिक होने वाला है। तो अगर आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे एमबीबीएस करना है, तो ज़रूर आओ, आप ज़रूर कुछ अच्छा कर पाओगे यहाँ से। कि फ्यूचर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप नीट एक्सपीरियंस को या उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज के डेट पे मुझे लगता है कि हर नीट एस्पिरेंट्स के अंदर जैसे कि डिप्रेशन, एक प्रेशर, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं स्पेशली एक एस्पिरेंट को यही बोलूँगा कि अगर तुम सच में चाहते हो, दिल से चाहते हो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तभी एमबीबीएस कोर्स में आओ। बस एक पैसा इनकम करने के लिए या फिर फैमिली मेम्बर्स को दिखाने के लिए या फिर दोस्त डॉक्टर बनना है, इसलिए यहाँ पे मत आओ, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम एमबीबीएस कर लोगे तो तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा, और अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा लाइफ बहुत ख़राब होगा। क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद, प्लेन एमबीबीएस डिग्री के बाद तुम्हें डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलेगा। तो फिर एमबीबीएस के बाद तुम्हें एमडी का स्पेशलाइजेशन एक लंबा वक्त है, और ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस कोर्स में मोटे मोटे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आएगा कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स के अंदर आते ही आपका लाइफ ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारे जेएनएम
वेस्ट बंगाल के जो JNM कॉलेज है वहाँ पे फाइनल ईयर का एक भैया कुछ दिन पहले एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर था। फाइनल ईयर में 11 सब्जेक्ट्स है अभी, तो उतना जो लोड है, उतना जो प्रेशर है वो नहीं दे पाए। आप समझ सकते हो, नीट क्वालिफाई करने के बाद वो आए हैं और फाइनल ईयर में जाके क्योंकि वो प्रेशर वो टैकल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो शायद अपने घर वाले को भी नहीं बता पा रहा होगा कि मुझे नहीं करना है MBBS, या फिर मुझसे अभी नहीं हो रहा, सो कोई समझेगा नहीं, नहीं समझेगा समझेगा नहीं। हाँ, क्योंकि फैमिली मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स, अपने इच्छा को अपने बच्चों के ऊपर प्रेशराइज कर देता है। तो मैं हर पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट मत कीजिए। आपकी इच्छा को आप अपने बच्चों के ऊपर नहीं प्रेशराइज कर सकते, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि आपका बच्चा सक्सेसफुल बने, खुश रहे, और उसके सक्सेस से आपको प्राउड फील होना चाहिए, ना कि उसके डॉक्टर की डिग्री से। तो डॉक्टर की डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा सेफ रहे, ठीक रहे। तो यही बोलूँगा कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए, वो किस कंडीशन में है, वो क्या किस हालात में है, वो MBBS को कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं, या फिर वो नीट देना चाहता है कि नहीं। इस चीज़ को सबसे पहले आप देखिए। और हर बच्चे को यही बोलूँगा कि तुम्हारा अगर सच में दिल से ड्रीम है तभी आओ, नहीं तो बस दिखाने के लिए MBBS में मत आओ। तो आपके कहने के मुताबिक है कि नीट अब उतना वर्दी नहीं रह गया है जितना पहले बताया जाता था या रील्स में जितना दिखाया जाता है। नहीं। सच क्या है? मेरे हिसाब से नीट वर्दी है, ज़रूर वर्दी है, क्योंकि आपके नाम का अगर डॉक्टर लगता है, आप एक पेशेंट की जान बचा सकते हो, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। तो ये डेफिनेटली वर्दी है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि लोग MBBS को बहुत ज़्यादा इनकम के थ्रू देखते हैं कि एक डॉक्टर है तो वो महीने का शायद 2 से 5 लाख कमाता होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप इंटर्नशिप में आपको 48 आवर्स 72 आवर्स के लंबे शिफ्ट होते हैं, और आपके स्पेशलाइजेशन के तक ये जो 15 साल है, आपको बहुत ज़्यादा खुद को खींचना पड़ेगा, तब जाके कोई एक 1 से 2 लाख की अर्निंग तक पहुंच पाता है। उससे पहले उतना अर्निंग कभी किसी का नहीं रहता। तो आप बस एक डॉक्टर के एंड स्टेज को देख के चीज़ों को जज मत कीजिए। आपको सबसे पहले खुद को रगड़ना होगा, मेहनत करना होगा। वर्दी तो ज़रूर है, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका मोटिव क्या है, आप लाइफ में क्या चाहते हो। तो ये सोच के अगर आप MBBS में आते हो तो ये ज़रूर वर्दी है आपके लिए। हर साल नीट पेपर लीक हो रहे हैं, लगभग 23 का तो नहीं पता, 24 में भी लीक हुआ है, 25 में भी लीक हुआ है, 26 में भी लीक हुआ है। उसके वजह से दोबारा रीनेट भी कराया गया है, लेकिन नीट का क्रेज कम नहीं हो रहा है। फिर भी हर साल अपियरिंग स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से पहला रीज़न तो ये है कि लोग प्रेशर में आके ज़्यादा ड्रॉप लेने के बाद इस कोर्स से निकल नहीं पाते। क्योंकि अगर कोई 5 से 6 ड्रॉप ले चुका है, अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ और अगर मैंने 5 से 6 ड्रॉप लिया हो, तो मेरे दिमाग में ये काम करेगा कि मेरा दोस्त या तो फाइनल ईयर में होगा या फिर वो कॉलेज पास आउट करके चला जाएगा। तो अगर मैं कॉलेज में जाऊँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ऊपर से फैमिली का एक प्रेशर रहता है, क्योंकि माँ बाप को मैं सही से कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि मैंने क्यों छोड़ दिया। सोसाइटी का एक प्रेशर रहेगा। तो एक एस्पिरेंट यहाँ पे पूरा फ्रस्ट्रेटेड होकर उसी कोर्स के अंदर फंस जाता है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि उसका लाइफ बस एक MBBS की डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बस एक नीट एग्जाम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर किसी को 6-7 ड्रॉप लगातार लग रहा है तो मुझे लगता है आपको अपने ट्रैक को थोड़ा चेंज करना चाहिए। एक जगह पे बस ऐसे ही लगे मत रहो अभी, क्योंकि पहले के दिनों में सिचुएशन कुछ और था, अभी के दिनों में सिचुएशन कुछ और हो रहा है। हर साल 1 से 2 लाख एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, बड़े बढ़ता रहेगा। जब मैंने एग्जाम दिया था तब 20 लाख अपियरिंग स्टूडेंट थे और अभी 25 लाख हो चुके हैं। तो हर साल बढ़ रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि बस इसके पीछे मत भागो। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो फैमिली से बात करो, या फिर अपने दोस्तों से बात करो जो आपके लिए सपोर्टिव है। अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर भगाओ और वही करो जहाँ पे तुम्हारा दिल लग रहा है। क्योंकि इसी एक फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग मतलब सुसाइड कर लेते हैं। अभी जो 2026 का जो नीट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उससे पहले ही नीट एग्ज़ाम कैंसिलेशन के कारण बहुत सारे सुसाइडल केस भी सामने आए थे कि बच्चा पूरी साल मेहनत करके एग्ज़ाम देने गया, लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही कैंसिल हो गया वो सुसाइड कर लिया। तो लाइफ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका लाइफ है। कुछ दिन पहले यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर ने ये अनाउंस किया था कि नीट को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। हाँ, तो इससे 24-25 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सारा स्टूडेंट्स हैं, इनको तो कुछ शिफ्ट में
डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाँ, इससे shifting क्या में तो करना पड़ेगा। पेपर एंड बैलेंस होगा इससे। आप देखिए ना, हम लोग के यहाँ पे यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया में, और यूपीएससी का एग्जाम प्रॉपर ऑफलाइन में होता है, लेकिन आज तक एक भी पेपर लीक का केसेस सामने नहीं आया। लेकिन नीट में जैसे कि हर साल एक एक पेपर लीक होता है, 25 में हुआ, 24 में हुआ, 26 में तो पूरा कैंसिल ही हो गया। मास लेवल पे क्वेश्चन पेपर लीक के कारण पेपर ही कैंसिल करवाना पड़ गया हम लोगों को, और अब रीनीट हो रहा है। लेकिन एक बच्चे ने जो 4-5 साल से घिस के जो पढ़ा है, तो उसकी मेहनत का क्या, उन लोग के ट्रस्ट का क्या? वो लोग तो एनटीए के ऊपर भरोसा करके नीट अपियर कर रहे थे, लेकिन उन लोग के उस भरोसे का अब क्या होगा? एनटीए को ये एश्योर जरूर करना चाहिए कि हम लोग जब एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो पूरी सिक्योर तरीके से हो। ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा है तो वो पैसा देके क्वेश्चन पेपर खरीद के लेके आ जाए, क्योंकि वो वही इंसान डॉक्टर बनेगा, ये किसी की लाइफ की बात है। आपने अभी जो बोला कि सीबीटी फॉर्मेट में, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि सीबीटी फॉर्मेट में कंडक्ट करवाना सही होगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंट फेज में कंडक्ट करवाएंगे तो एक पेपर ईजी आएगा, एक पेपर टफ आएगा, और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक बार में वो सारे शिफ्ट्स के पेपर दे पाएंगे। हम लोग को अभी तक नहीं पता, फॉर्मेट जल्दी एनटीए दे देगा, लेकिन अगर डिफरेंट शिफ्ट्स में हुआ 24 लाख बच्चों का तो एक बार में कंप्यूटर अरेंज करके सीबीटी फॉर्मेट में लेना कभी पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा तो क्वेश्चन के पेपर्स के लेवल्स अलग अलग होंगे, तो इससे बच्चों के साथ नाइंसाफी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक के लिए क्वेश्चन ईजी रहेगा, एक के लिए क्वेश्चन टफ रहेगा, तो वो इवनली वो एग्जाम कंडक्शन नहीं होगा। फिर नीट को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो क्या इससे कोई मदद मिलेगी डिसेंट्रलाइज करने से? देखिए, बहुत पहले हम लोग यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से ही होता था एग्जाम, लेकिन मुझे लगता है डिसेंट्रलाइज करने से पॉलिटिकल जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप स्टेट्स के हाथों में चीज़ें दे दोगे तो स्टेट्स के पॉलिटिकल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो मुझे नहीं लगता उससे एग्ज़ाम सिक्योरली कंडक्ट हो पाएगा। वैसे एनडीए की तरफ से भी नहीं हो पा रहा, तो हम वेट कर सकते हैं कि क्या हो। तो थैंक यू गाइस, मेरे सारे सवालों का आंसर तो मिल गया है। अब आपको बारी है, उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम लोग जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्यून रहिए हमारे साथ।